नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आरसीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी जेईई में लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट कराने वाला हूं मैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग आरसीसी वॉल शुड बी, यानी कि जो आरसीसी की लोड बियरिंग वॉल होती है उसकी मिनिमम थिकनेस कौन सी होती है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोड बियरिंग वॉल कौन सी होती है। लोड बियरिंग वॉल वो वॉल होती है जो लोड को बियर करती है। जैसे कि अगर मान लो कोई वॉल है, वॉल के ऊपर हम लोग स्लैब को प्रोवाइड कराएंगे, जैसे इस टाइप से। जैसे ये वॉल, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपकी वॉल है और इस वॉल पर हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर स्लैब प्रोवाइड कराएंगे। तो स्लैब का जो लोड आएगा उसको ये जो वॉल है ये बियर करेगी। तो इसी वजह से इसका नाम लोड बियरिंग वॉल रखा गया है। तो आरसीसी के केस में इसकी जो मिनिमम थिकनेस होती है वो हम कितनी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये थिकनेस आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो थिकनेस होती है ये 100 mm, इससे कम प्रोवाइड नहीं करा सकते। कब? जब लोड बियरिंग वॉल होगी। अगर पार्टीशन होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोड बियरिंग में हम आरसीसी की वॉल को 100 mm से कम प्रोवाइड नहीं करा सकते एज पर IS 456-2000। ओके, अब बात आती है कि भाई ये तो केस हो गया आरसीसी के केस में। अगर हम बात करें कि अगर मेसनरी वॉल है तो मेसनरी वॉल में 230 mm से हम कम प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट। तो उसको जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है उसको मेजर हम कितने दिन बाद करते हैं। तो जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है उसको हम 28 दिन के बाद मेजर करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है कंक्रीट की। तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की होती है वो ये होती है, भाई दो वर्ड होते हैं यहाँ पे बेसिकली। एक तो होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और एक होता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो हम समझते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और करेक्टरिस्टिक दोनों को समझना पड़ेगा, तभी हम करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे। उससे पहले हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को समझना होगा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को समझने से पहले। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक क्यूब होता है या फिर सिलेंडर होता है। क्यूब का जो साइज होता है वो 150 बाई 150 mm होता है। इसके अंदर हम कॉन्क्रीट फिल करते हैं और 28 दिन के बाद इसको हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में चेक करते हैं। उसकी जो स्ट्रेंथ आती है वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। या फिर हम सिलेंडर से यूज़ करें, सिलेंडर होता है, सिलेंडर का साइज होता है, ये हाइट इसकी 300 mm होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 150 mm होता है। या फिर हम इसको कंप्रेसिव मशीन में हम स्ट्रेंथ निकालें तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। अब बात आती है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। तो जब हम क्या करते हैं कि हम ये जो क्यूब है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, हम 100 क्यूब्स लेते हैं। क्या करते हैं, हम 100 क्यूब्स लेते हैं और 100 क्यूब्स में उनकी 28 दिन के बाद स्ट्रेंथ निकालना स्टार्ट करते हैं। यानी कि 28 दिन में हम स्ट्रेंथ निकालते हैं और इन 100 क्यूब्स में से 95 क्यूब हमारे, अगर हम मैं क्यूब को ही ले रहा हूँ, दोनों को ले सकते हैं, क्यूब को भी सिलेंडर को भी। मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने क्यूब को ले लिया, तो इसमें से 95% या 95 क्यूब पास होने चाहिए और इसमें से 5 क्यूब हमारे फेल होने चाहिए। तो वो जो स्ट्रेंथ निकलेगी उस स्ट्रेंथ को कहते हैं हम करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब पास और फेल, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको समझूं तो मान लीजिए कि मैंने कोई कंक्रीट का एक ग्रेड ले लिया M30। M30 का मतलब क्या होता है? M मतलब होता है मिक्स मीन्स कंक्रीट की बात कर रहे हैं हम। 30 का मतलब क्या होता है? उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज 30 न्यूटन पर mm² आनी चाहिए। तो जब हम M30 को ले रहे हैं तो M30 को लेंगे तो इसकी जब हम 28 दिन के बाद स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो कुछ क्यूब्स ऐसे होंगे उसकी स्ट्रेंथ 30 से कम होगी और कुछ क्यूब्स ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ 30 से ज़्यादा होगी या फिर 30 होगी। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैंने 30 को ले लिया तो कुछ क्यूब्स ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ मान लो कुछ, किसी की 29.5 है ना, किसी की मान लो 28 है, किसी की मान लो 27.3 है, कोई मान लो क्यूब है उसकी स्ट्रेंथ है 26.9 है। अब मान लो कोई क्यूब है 26.7 है।
अब ये तो 30 से कम हो गए, अगर 30 से आगे बात करें तो कुछ क्यूब ऐसे होंगे जिसकी 30.8 होगी एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ क्यूब ऐसे होंगे 31.5 होगी। अब सपोज दैट कुछ क्यूब ऐसे हैं जिसमें बीच में भी कुछ क्यूब होंगे और मैक्सिमम जो क्यूब है उसकी 38 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। इसमें से जो M30 है तो 30 से हमने कहा कि उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 28 डेज के बाद 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन उसमें से केवल 5 क्यूब ऐसे होने चाहिए जिसकी 30 से कम है और 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ 30 है या फिर उससे ज़्यादा है। तो उस जो स्ट्रेंथ निकल के आती है फिर हम उसको करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। अब देखिए इसमें एक वर्ड और होता है, देखो इन टर्म्स को याद रखना है 5% और 95% को, ये इसमें से ये दोनों कई बार क्वेश्चन आए हैं, अभी आगे देखेंगे हम डिस्कस करेंगे, आगे भी हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन टर्म्स को आपको बेसिकली याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें FCK दे रखा है। FCK क्या है भाई? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और ये क्या है? FCM या फिर FM से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब ये है क्या? अब इधर आप देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी है ना, और ये देख रहे हैं इधर स्ट्रेंथ है। ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्ट्रेंथ के बीच में प्लॉट किया गया है। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स। क्या है? नंबर ऑफ क्यूब्स। तो इधर नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है उसके बीच में प्लॉट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ क्यूब्स ऐसे थे जो 5% थे हमारे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्यूब्स ऐसे हुए जिनकी स्ट्रेंथ बढ़ना स्टार्ट हुई। तो मैक्सिमम यहाँ पर क्या होगा? इस पॉइंट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स ऐसे होंगे जो इस पॉइंट पर होंगे, है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे। तो जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स मिल रहे हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? FCM या फिर टारगेट मीन स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अब टारगेट मीन स्ट्रेंथ को निकालते हैं। टारगेट मीन स्ट्रेंथ को निकालने के लिए ये डिस्टेंस क्या है? देखिए ये क्या है? FCK, इसको कहते हैं FCK, ये डिस्टेंस। और इसके बाद जो है ये क्या है? 1.65 सिग्मा। ये कहाँ से आया? ये एज पर कोड है। तो अगर हमें FM निकालना हो गया, FCM निकालना हो गया, यानी कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालनी होगी, तो हम क्या कह सकते हैं? FCK प्लस 1.65 सिग्मा। देखो यहाँ से मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में से यहाँ से कम 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। तो इन सब बातों को ध्यान से सुनना है, कॉपी पेन लेकर के सुनना है आपको, और हर चीज़ को लिखना है। तो ये फॉर्मूला भी पूछा गया है आपका। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? FM इजिकल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। सिग्मा FCK क्या है? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। FM क्या है यहाँ पे? टारगेट मीन स्ट्रेंथ। और सिग्मा क्या है? सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन की एक वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन M10 से लेकर के M15, ये कोड में दे रखी है सारी वैल्यू। इसकी वैल्यू होती है 3.5। M20 से लेकर के M25 तक इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 4। और M30 और उससे एबव की बात करेंगे तो ये वैल्यू होती है 5। ये वैल्यू भी पूछी गई है आपको, तो ये भी याद रखना है आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट समझ में आया होगा। यहाँ से आपको कितने क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, और किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से पूछे गए। जितना भी मैंने अभी डिस्कस किया ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। क्या क्या पूछा गया है? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को कितने दिन बाद चेक करते हैं, टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू किस ग्रेड के लिए कितनी लेते हैं, 5% कितने % पर फेल होता है, कितने % पर पास होता है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इन सी वाटर एज पर IS 456-2000। देखिए यहाँ पर बार बार एक वर्ड आ रहा है IS 456-2000, यानी कि RCC की बात करेंगे तो उसके लिए एक कोड है जिसका नाम है IS 456-2000। IS 456-2000 एक कोड है जिसको हम लोग, जिसकी बातों को हम लोग सही मानते हैं। ऐसा क्यों है?
अगर इसने जो बोल दिया कि भाई यहाँ पर हम M20 से कम प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो हम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि इस कोड के अंदर ये जो कोड है ना, ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूव्ड वैल्यू है ये सारी, तो इस पर हम कोई इफ एंड बट नहीं कर सकते, हम इन वैल्यूज़ पर कोई शक नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसको फॉलो करते हैं। तो ये कोड है IS 456-2000, तो ये यूज़ होता है RCC के लिए। किसके लिए? RCC के लिए। RCC का मतलब होता है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर द मिनिमम ग्रेड ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट इन सी वाटर, सी वाटर के अंदर मिनिमम ग्रेड ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट कितना यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना ये वाला वर्ड रीइंफोर्स कंक्रीट, रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो हम 30 यूज़ करेंगे, M30। किसके लिए? रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए। अगर हम बात करें प्लेन कंक्रीट की, तो प्लेन कंक्रीट के लिए M20 होगा। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन बनाने के लिए हो सकता है। तो जो सीवर की जो कंडीशन आती है ना, वो सीवर की कंडीशन ये हमारी किस में आती है? सी वाटर के लिए आती है, ध्यान रखना। जैसा कि मैं एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी, मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें एक टेबल कराई थी और उसमें सारी चीज़ें डिटेल में थी। तो जो माइल्ड थी ये एक नॉर्मल कंडीशन के लिए होता है, मॉडरेट जो होता है ये अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग जहाँ पर होता है उसके लिए होता है, और वेरी सीवर जो होता है वो सी वाटर स्प्रे के लिए होता है, ध्यान रखना है। और जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है ये टाइडल जोन के लिए होता है, टाइडल जोन के लिए होता है। तो पूछ लेते हैं, तो टाइडल जोन के लिए पूछ लिया जाए कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करते हैं रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट में, तो टाइडल जोन के लिए कितना करते हैं? M40। टाइडल जोन की बात करें या फिर एक्सट्रीम की बात करें, क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों तरीके से यहाँ पर, तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। जो अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट है उसकी वैल्यू होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए इंक्रीजेज विद एज ऑफ लोडिंग, यानी कि टाइम के साथ बढ़ती है, नहीं, टाइम के साथ ही हमेशा घटती है। तो ऑप्शन बी डिक्रीजेज विद एज ऑफ लोडिंग, यानी कि टाइम के साथ घटती है, राइट आंसर। ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत है। नेक्स्ट इज टेकन एज 0.0003, नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। देख लेते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, एज ऑफ लोडिंग का मतलब है यहाँ पर टाइम से, और वैल्यू ऑफ क्रीप कोफिशिएंट थीटा, थीटा की वैल्यू देखो 7 दिन के पे मिल रही है हमें 2.2, और जैसे अगर इसका टाइम बढ़ रहा है यानी कि 28 दिन होंगे तो 28 दिन पर 1.6, एक साल की बात करें तो 1.1। तो टाइम के साथ क्या हो रही है? देखो 7 दिन पर 2.2 थी, 28 पर 1.6 और 1 ईयर पर 1.1। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर कंक्रीट एंड स्टील रेस्पेक्टिवली मे बी टेकन एज। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट और स्टील के लिए कितना लेते हैं? तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट और स्टील के लिए जो वैल्यू होती है ये 1.5 होती है। कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए ये वैल्यू 1.15 होती है। ठीक है भाई, देखो दो वर्ड होते हैं, एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और एक होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो पार्शियल, ध्यान रखना बच्चों को नहीं पता होगा, इसमें डिफरेंस नहीं पता होगा, इसमें एक बड़ा डिफरेंस है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी में अंतर है। जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स है ये वर्ड यूज किया गया है LSM में, लिमिट स्टेट मेथड में, और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्ड है वो यूज किया गया है WSM में। WSM मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और LSM में कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए, कंक्रीट के लिए वैल्यू ली गई है 1.5 किसकी? फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, और स्टील के लिए ये जो वैल्यू ली गई है 1.15। यही बात करें हम WSM में, तो WSM में ये वैल्यू ली गई है यहाँ पर कंक्रीट के लिए 3 और स्टील के लिए 1.78। तो देखिए ये वाला भी ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन भी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कब? अगर यहां पर कहता फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील रेस्पेक्टिवली मे बी टेकन एज, तो ये वैल्यू होती 3 एंड 1.783। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1.5। एक चीज आप देख पा रहे हैं यहां पर, जो कंक्रीट है और एक स्टील है, चाहे मैं बात करूं
LSM की, चाहे मैं बात करूं WSM की, यहाँ पर हम कंक्रीट में दोनों के लिए जो वैल्यू है वो दोनों में वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टील। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से, क्योंकि जो हमारी जो हम यहाँ पर जो अगर मान लो कंक्रीट है एक तरफ और एक तरफ स्टील है, कंक्रीट के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारे जो क्वालिटी के जो पैरामीटर हैं, है ना, क्वालिटी के जो पैरामीटर हैं उसको हम साइट पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और हमारे जो क्वालिटी के पैरामीटर्स होते हैं उनको हम साइट, देखो स्टील जो होता है वो कहाँ पर बनता है? इंडस्ट्री में बनता है, और कंक्रीट कहाँ पर बनता है? फील्ड में बनता है। हम इसको मानते हैं कि फील्ड में बनता है, बन जाता है इंडस्ट्री में भी, लेकिन ये बनता वैसे फील्ड में भी है, फील्ड में ही है। तो फील्ड में क्या होता है कि जो क्वालिटी के पैरामीटर्स होते हैं, है ना, उनको हम क्या करते हैं, हम सही से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर हम क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं उसको सही से कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा कैसे? अगर मान लीजिए मैंने कहा कि फील्ड में मुझे टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, तो क्या रख सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री में मैं बात करूँ कि मुझे जो टेम्परेचर है, एक मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ आपको, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हमें टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, तो इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि जो फील्ड होता है, फील्ड में हम क्वालिटी के पैरामीटर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इस वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेते हैं। और इंडस्ट्री जो होती है या वर्कशॉप होती है, उसके अंदर हम क्वालिटी के पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इस वजह से सेफ्टी का जो फैक्टर होता है उसको हम कम लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन डैश ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसका मतलब ये है कि जब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे हैं हम, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में हम कह रहे हैं कि कितने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फेलियर के लिए, तो कितने % से? 5% से। हमने बताया ना, अगर मान लो M30 की बात कर रहे हैं तो 5% इधर लेते हैं और 95% इधर लेते हैं। अगर ये 5% से ज़्यादा हो गया तो हमारा कंक्रीट फेल हो जाएगा। तो ये था 5%, तो कितने % से ज़्यादा नहीं ले सकते? 5% से ज़्यादा नहीं ले सकते। नेक्स्ट, फॉर वॉल, कॉलम and vertical faces of all the structural members, the form work is generally removed after. It means कि भाई वॉल और कॉलम हैं या फिर कोई भी वर्टिकल मेंबर्स है, उसको अगर हम रिमूव करें फॉर्म वर्क को, फॉर्म वर्क समझते हैं, फॉर्म वर्क होता है, शटरिंग की बात करते हैं हम लोग एक तरीके से। तो अगर हम फॉर्म वर्क की बात करें तो फॉर्म वर्क को हम कितने घंटे बाद उसको रिमूव कर सकते हैं, किसके लिए? वॉल, कॉलम या फिर वर्टिकल फेसेस जो भी होते हैं। तो वर्टिकल फेसेस के लिए 24 to 48 आवर्स, यानी कि 1 से 2 दिन बाद उनको हम रिमूव कर सकते हैं। बात देखो, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, पीरियड फॉर रिमूवल फॉर फॉर्म वर्क, इसमें कई सारे दे रखे हैं, ये आपको याद करने हैं, एग्जाम में आ जाता है। तो वॉल, कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस 1 to 2 डेज, यानी कि 24 to 48 डेज। स्लैब के लिए 3 डेज, बीम सॉफेट्स के लिए 7 डेज। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स टू स्लैब, प्रॉप्स कहते हैं सपोर्ट को, अगर वहाँ पर फॉर स्लैब्स स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर, अगर 4.5 मीटर तक है स्लैब की जो स्पैन है, वो 7 डेज में रिमूव करते हैं। अगर 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 डेज में। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स टू बीम्स एंड आर्चेस, जो बीम और आर्चेस जो बने होते हैं उनके अंदर जो प्रॉप्स लगे होते हैं उनको कितने दिन बाद रिमूव करते हैं? स्पैनिंग अप टू 6 मीटर, अगर 6 मीटर तक स्पैन है तो 14 दिन, अगर स्पैनिंग 6 मीटर से ज़्यादा है तो हम उस केस में क्या करते हैं? 21 डेज। नेक्स्ट चलते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉन्क्रीट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन एज। जब हम किसी भी एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या लेते हैं? तो एज पर IS 456-2000 कोड का क्लॉज नंबर है 38.1। इसके अकॉर्डिंग कोड क्या कहता है कि भाई हम जो इसकी स्ट्रेंथ है
एक्चुअल स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर की वो 0.67 लेकर के चलेंगे। अब 0.67 ये वैल्यू आई कहाँ से? देखिए करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी क्या होता है? एफसी के। जब हम एफसी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कंक्रीट के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी 0.67। अब 0.67 आता है, फिर जब इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, जब हम एफसीके को 1.5 से डिवाइड किया था तो ये वैल्यू आई 0.67। यही एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर के लिए करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू ये वाली होती है। जब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं 1.5 से तो वैल्यू आती है हमारी 0.45 या 4.447। ये डायग्राम में गलत दे रखा है तो 447 आएगा। तो इसको क्या करते हैं, जब हम डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो लेते हैं वो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस ये वाली लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। तो जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आरसीसी का उसके लिए मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या लेंगे? तो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट लेते हैं हम जनरली 20 mm। कोड तो ये कहता है भाई, कोड कौन सा? IS 456 2000 क्लॉज नंबर 5.3.3 ये कहता है कि इसका जो साइज है वो शुड नॉट ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ मेंबर। ये भी पूछा जाता है थिकनेस ऑफ मेंबर, तो 20 mm की जगह ये वर्ड ये भी हो सकता था, शुड नॉट ग्रेटर देन 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर। तो ये कहता है कि 1/4 थिकनेस का 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ थिकनेस मेंबर कितना नहीं होना चाहिए? 1/4। तो 1/4 का मतलब कहीं तकरीबन ये 20 mm आता है। तो 20 mm आता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 20 mm से ज़्यादा नहीं कर सकते, कर सकते हैं किसी एक केस में। अब वो केस क्या है? जहाँ पर फ्लो ऑफ कंक्रीट का किसी भी सेक्शन में रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वहाँ पर हम इससे ज़्यादा भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर कैन बी एज्यूम्ड एज फॉलोज वेयर FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5000 √FCK, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कितना होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं EC से। EC इज इक्वल टू 5000 √FCK। ये होता है LSM में, ये ध्यान रखना। तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है। EC इज इक्वल टू 5700 √FCK किस में? WSM में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। तो यहाँ हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसी तरीके से मैं आपके लिए आगे भी लेकर के आऊँगा। यहाँ पर हमने केवल 10 क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट किए। अगर आपने वीडियो मेरा पूरा एंड तक देखा है तो यहाँ पर कम से कम हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इस तरीके से हम आगे भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।